या 65 वर्ष की उम्र तक ये लोग रह सकते हैं और लगभग इनका जो है शायद वेतन भी 2.5 रुपया है, तमाम फैसिलिटी है। और इनके दो सहायक होते हैं एनयू को, इनके तो सहायक भी हैं, उनका नाम देख लीजिएगा। वर्तमान में जो है 324 तो आइए देखते हैं हम लोग आराम शाह कहा जाता है। आराम शाह ये जो था किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐसा कहा जाता है। लेकिन कुछ लोग मानते हैं और कुछ लोग नहीं मानते हैं, कहते हैं कि आराम शाह उसका पुत्र नहीं था। लेकिन जब ये जो है उसके बाद गद्दी पर बैठता है तो इसका मतलब इसको कहीं न कहीं से या तो ब्लड का रिश्ता रहा होगा ऐबक के साथ, या जो है जो खास जो सरदार थे उनका समर्थन रहा होगा। कहने का मतलब यही हुआ, क्योंकि इससे भी ज़्यादा योग्य लोग पड़े थे लेकिन इसी को गद्दी दी जाती है। तो बताया जाता है जब कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका कार्यकाल लिख लीजिए, 1210 से 1211 8 महीने रहा है, शासक सुल्तान रहा है। 1210 से 11 8 माह का इसका शासन रहता है दिल्ली पर जो है, या यूँ कह सकते हैं कि लाहौर। दिल्ली राजधानी कब बनती है? इल्तुतमिश के समय। कब बनती है? इल्तुतमिश के समय। अभी जो केंद्र है वो लाहौर ही है, मुख्य केंद्र, क्योंकि उधर भी देखना था इधर भी देखना था, तो लाहौर ही इनका मुख्य केंद्र था अभी तक। तो ये कहा गया कि कुतुबुद्दीन की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारियों की जो फौज थी या उत्तराधिकारी की जो समस्या थी, उस उत्तराधिकारी की समस्या उत्पन्न हो गई। जब ये चूंकि अकस्मात मर जाता है, समझ रहे हैं कब मरता है? 1210 में, जब वह चौगान खेल रहा है घोड़े पे चढ़कर, समझ रहे हैं, और अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी उसको बहुत सारे कार्य करने थे, इसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा माना जाता है कि अंततः कोई इसको कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक के जो है 3 पुत्रियां ही थी, कोई पुत्र नहीं था। ऐसा मिन्हाज ने भी माना है, कई ऐसे जो है। लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि आराम शाह निश्चित तौर पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र ही रहा होगा, क्योंकि यह अयोग्य था फिर भी इसको लोगों ने बना दिया सुल्तान, इसका मतलब यह पुत्र रहा होगा। और ये कहा गया कि अंततः कोई पुत्र नहीं था, या विद्वानों में मतभेद का विषय है। लेकिन अबुल फजल कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का भ्राता था। इसको सवाल बहुत कम बनते हैं, लेकिन चूंकि आप आए हो, हमारे अबुल फजल महोदय का एक कथन है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन का क्या था? भाई था। आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का भ्राता था, यानी भाई था। ये कह रहे हैं अबुल फजल। अबुल फजल तो बाद में आते हैं ना, आईने अकबरी। हाँ, आईने अकबरी है। हाँ, अकबर के कार्यकाल में आते हैं। लेकिन अबुल फजल यह कह रहे हैं कि जो आराम शाह बीच में आया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र नहीं था, वह क्या रहा? उसका भाई था। और इसी तरह से जो है मिन्हाजुद्दीन सिराज कह रहे हैं कि ऐबक को केवल 3 पुत्रियां ही थी। मिन्हाज सिराज कह रहे हैं कि जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है 3 पुत्रियां ही थी, 3 पुत्रियां ही थी। और इसकी एक पुत्री का नाम भी हमें मिला कुतुब बेगम। और इसने जो है कुआचा इल्तुतमिश इसका दामाद था, एल्दौज इसका ससुर था, और कुबाचा इसका बहनोई था। ये बता चुके हैं सब कहानी। तो मिन्हाज कह रहे हैं कि ऐबक को 3 पुत्रियां ही थी, पुत्र नहीं थे। ये स्टेटमेंट लिखे चलिएगा। इन मतभेदों के बीच आराम शाह को ऐबक का पुत्र यानी उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। मतभेद तो तमाम है, कुछ इसे ऐबक का पुत्र मानते हैं, पुत्र मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो इन मतभेदों के बीच में उसे शासन भी सौंप दिया जाता है। लेकिन यह कमजोर अयोग्य शासक था, कमजोर भी था और अयोग्य भी शासक था यह। और यह जो है बहुत ज़्यादा दिन तक
गद्दी पर नहीं रह सका। क्यों नहीं रह सका? क्योंकि इसका ऑप्शन मौजूद था इसके बहनोई आराम शाह के, यानी कुतुबुद्दीन का ऐबक का दामाद, क्या नाम था? इल्तुतमिश। पूछा जाता है सवाल कि जब इल्तुतमिश को, यानी कि जब ऐबक की मृत्यु होती है उस समय इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? आप क्या बताओगे? बदायूं का सूबेदार। और अगर आपसे पूछा जाए कि उस समय बहुत सारे सूबे थे, उनमें सबसे महत्वपूर्ण सूबा कौन था? बदायूं ही था। और चूँकि सबसे महत्वपूर्ण सूबे का यह सूबेदार इब्तिदार था, इस वजह से इसकी अहमियत खास थी। और साथ में यह जो है क्या था? गुलाम का गुलाम था ना। खरीदा तो इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन किसकी सहमति से खरीदा था? गोरी की सहमति से, ध्यान दीजिए। इसीलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम, गुलाम का गुलाम, गुलाम स्क्वायर। हाँ, गुलाम का गुलाम था। कहने का मतलब ये, इसका मालिक अगर देखा जाए तो अब अगर रियल मालिक देखा जाए तो गोरी रहा, क्योंकि जो इनके क्रेता थे वो भी तो गुलाम थे उसी के। तो इल्तुतमिश था, और इल्तुतमिश को इसी समय आमंत्रित करने वाले कुछ लोग थे दिल्ली में बैठे हुए। जब ये लाहौर में आराम से गद्दी संभालते हैं लाहौर में, तो यहाँ हलचल मच जाती है दिल्ली में। और दिल्ली के कुछ लोग जो है किसको आमंत्रित करते हैं? बदायूं के सूबेदार इल्तुतमिश को। कहते हैं कहाँ हैं आप आइए, ये जो है अयोग्य व्यक्ति है और सल्तनत को संभाल नहीं पाएगा, आपकी बहुत महती ज़रूरत है। इसी बीच में जब यह लाहौर की गद्दी पर बैठा आराम शाह 2010 में, तो सरदारों के सहयोग से बैठा था यह, लेकिन दिल्ली के सरदार थे जो किसका समर्थन करते थे? इल्तुतमिश का। उसी में से एक दो नाम है, पूछा जाता है। तो दिल्ली के तुर्की सरदार और नागरिकों ने गद्दी नशी होने का विरोध किया था। किसका विरोध किया था? आराम शाह का। और किसका पक्ष लिया था? इल्तुतमिश का। आ जाइए, आगे आ जाइए, यहाँ खाली है। इल्तुतमिश का पक्ष लिया था। और इस तरह से, क्योंकि उस समय तो योग्य व अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी, क्योंकि ऐबक जो है अपना अस्त व्यस्त साम्राज्य छोड़कर गया था और इनके बस की बात नहीं थी आराम शाह के। उस समय राजपूत भी सिर उठा रहे थे, तमाम व्यवस्थाएं जो है अव्यवस्थित थी, कहने का मतलब। तो प्रबंध तंत्र, इसीलिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी इल्तुतमिश को दिया था वो, समझ रहे हैं। और जब इसको खरीदा था तभी जहांदार शाह की उपाधि इसको दे दिया था। इससे बहुत मतलब प्रभावित था कुतुबुद्दीन ऐबक भी और गोरी भी। और गोरी इसको मुक्त करके गया था, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह पता नहीं था कि यह गुलामी से मुक्त हो चुका है। ये बहुत साइलेंट किलर था, अभी कहानी बताएंगे। स्वतंत्र वास्तविक संस्थान। हाँ, ये साइलेंट किलर था कि जैसे इंदौर जब जो है इसको छत पर दंड भेजता है, ये चुपचाप स्वीकार कर लेता है, कहता है रहने दीजिए, उपयुक्त समय आएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा। और जब ये स्वीकार करता है तो एलॉज का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और वो पंजाब से लाहौर की तरफ बढ़ते हैं, लाहौर पर कब्जा कर लेते हैं। फिर इस बीच में फिर ये चढ़ाई करके उनका विनाश करता है। तो आराम शाह से पहले चलिए, तो आराम शाह फिर यहाँ पे, चूंकि उस समय देखिए बता रहे हैं कि योग्य और अनुभवी व्यक्ति की जरूरत थी, अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा करना शुरू कर दिया। बहुत सारे अमीर थे, जैसे बंगाल में अली मर्दान की कहानी पढ़ाए थे, बिहार में बताए थे। तो उस समय जब आराम शाह लाहौर में गद्दी नशी हुआ तो अमीरों ने स्वतंत्रता की घोषणा शुरू कर दी। इसमें सबसे पहले बंगाल का अली मर्दन के नेतृत्व में स्वतंत्र हो गया। बंगाल स्वतंत्र हो गया भाई, समस्याएं बढ़ रही हैं। अब देखिए प्रेशर बढ़ रहा है सरदारों के ऊपर। बंगाल स्वतंत्र हो गया, किसके नेतृत्व में? अली मर्दन। और अली मर्दन को किसने गद्दी नशी करवाया था? शेर सिंह को पराजित करा के, वही कुतुबुद्दीन ऐबक। अली मर्दन स्वतंत्र हो जाता है, बंगाल स्वतंत्र हुआ इसके नेतृत्व में। कहानी आगे बढ़ती है और जो है तो इसके जो है स्वतंत्र हो गया। कुबाचा सिंध के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। कुबाचा, जब तक कुतुबुद्दीन ऐबक था तब तक वह जो है
उसकी अधीनता में था। लेकिन जैसे देखा कि आराम शाह आ गए तो कुगाचा भी उलेले मारने लगा और अपने रिश्ते को किनारे करके वह जो है सिंध के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दिल्ली के तुर्क अमीर, एक तुर्क अमीर थे, उनका नाम था अली इस्माइल। दिल्ली के तुर्क अमीर, दिल्ली के तुर्क अमीर अमीर अली इस्माइल, इस्माइल अली, अमीर इस्माइल अली इनको आमंत्रित करते हैं, इस्माइल अली। और एक सिपाह सालार थे, उनका नाम था सिपाह सालार, एक सिपाह सालार थे अली, अमीर अली इस्माइल, अली आगे लगा लीजिएगा, अली इस्माइल और सिपाह सालार अमीर दाद, अमीर दाद भी कहा जाता था, अमीर ए दाद। इन्होंने जो है अली इस्माइल नाम था, हो गया। तो इन्होंने किसको आमंत्रित किया, किसको आमंत्रित किया? इल्तुतमिश को। कहा भैया आप दिल्ली आओ, लाहौर में को रहने दीजिए, आप दिल्ली जल्दी से आ जाओ। अली इस्माइल और सिपा सलार अमीर दाद ने इनको जो है इल्तुतमिश को दिल्ली आने का आमंत्रण दिया। जो कहाँ का सूबेदार था? बदायूं का। दिल्ली, अब ये दिल्ली जब चला तो दिल्ली के निकट एक जड़ नामक स्थान है, जड़, दिल्ली के निकट ही एक जड़ कहीं मिलेगा किताबों में, कहीं जड़। इसी स्थान पर उधर से आराम शाह और इल्तुतमिश की सेनाओं में घमासान युद्ध होता है। लिख लीजिए, जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश और आराम शाह की सेनाओं में युद्ध हुआ। लेकिन लाइन को शॉर्टकट निपटा लीजिए। दिल्ली के निकट जड़ नामक स्थान पर इल्तुतमिश आराम शाह के मध्य युद्ध हुआ। आराम शाह आराम से पराजित हुआ। आराम शाह मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत उनको नहीं उठानी पड़ी। लिख लीजिए, आराम शाह आराम से पराजित हुआ और पराजित ही नहीं हुआ, मार डाला गया। इसी युद्ध में आराम शाह का वध कर दिया गया, मार डाला गया। किसके द्वारा? इल्तुतमिश अपने जो है साले साहब को ले बढ़े सत्ता के लिए, सत्ता के लिए साले साहब गए जन्नत, मार दिया। और ये घटना है 1211 की, 1211 की घटना है, 1211। और जड़ नामक स्थान पर युद्ध हुआ और आराम शाह आराम से चले गए ऊपर। और इस तरह से इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। इस तरह से इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान बना। बदायूं से कहाँ आ गया? जहाँ ताजपोशी हो गई, दिल्ली आ गई। ठीक भाई, आइए अब जो इस सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है यानी इल्तुतमिश। तो कहने का मतलब ये हुआ, सारी अस्त व्यस्त व्यवस्थाएं छोड़कर गए थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसके बाद आराम शाह। लेकिन अब एक ऐसा व्यक्ति आ रहा है जो कौन है? इलबरी तुर्क है, इलबारी तुर्क है। और किस वंश का यह संस्थापक माना जाता है? शमसी वंश का संस्थापक माना जाता है। तो या इलबरी या शमसी वंश कुछ भी आएगा तो आप गड़बड़ मत करिएगा। तो इल्तुतमिश, आइए इल्तुतमिश के बारे में हम लोग शुरू करते हैं, जिसका कार्यकाल है 1236 तक। लगभग कितने साल? 36 का मतलब लगभग 26 साल। हाँ, लंबा कार्यकाल आप देखेंगे इसका। जिता रहे हैं ना? कोई दिख रहा है बताइए। तो 8 माह के भीतर ही आराम शाह आराम से निपट गए। आइए इल्तुतमिश के बारे में देखते हैं। 25 साल। हाँ, 25-26 साल, कहीं कहीं तो 10 ही मान लेते हैं। आराम शाह को बहुत सारी किताब वाले लिखे ही नहीं होंगे। हम तो आपको पूरा बता रहे हैं। बीच में आराम शाह आए थे 8 महीने के लिए, तो 25 या 26 साल मान के चलिए, लंबा कार्यकाल रहा लगभग। तो सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में आइए देखते हैं। इल्तुतमिश जो है कोई भी कार्य मिस नहीं करते थे और बड़े आराम से 1211 से 1236 ईस्वी तक इन्होंने धुआंधार शासन किया।
धुआंधार क्या कह सकते हैं, युद्ध करता ही रहा करते करते निपट गया। पहले जो है क्या गोरी ऐबक सबकी तो वही कहानी रही, साम्राज्य विस्तार, विद्रोह को दबाना, कोई शांति से बैठ थोड़ी ना पाया, युद्ध करते करते ही ये लोग चले गए। तो यह इलबरी तुर्क था, शमसी वंश इलबरी तुर्क लिख सकते हो, इलबरी या इलबरी तुर्क था। और इसका जो वंश कहा जाता है किस नाम से, शमसी वंश। अब देखिए जैसे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अपने परिवार से बिछड़ गया था, लगभग कुछ ऐसी ही कहानी इसकी भी है। और ये बड़ा खूबसूरत व्यक्ति था और हाजिर जवाब मेधावी व्यक्ति था और खूबसूरत व्यक्ति था। और यह सब गुण जिसके अंदर होते हैं उसकी जो वह आकर्षण का केंद्र होता है कि नहीं, उसकी मांग जो होती है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, लीडर होते हैं, राजा होते हैं, जो वाकपटु हो, बढ़िया पर्सनालिटी हो, खूबसूरती हो और अंदर से भी खूबसूरती हो, देखने के साथ साथ वह जो है दिमाग से मेधावी हो। तो ऐसे व्यक्ति जो है कि अंदर जो है लीडरशिप का गुण होता है। तो कहा गया कि वस्तुतः यह दिल्ली का पहला मुस्लिम सुल्तान था, जी मुस्लिम सुल्तान था, जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति किससे ली थी, वो खलीफा। ये सवाल बगदाद के पहला सवाल धुआंधार ये बनता है कि यह जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने मान्यता प्रदान की थी, बगदाद के खलीफा महमूद गोर के, उसका भतीजा जो गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन का पुत्र यानी गोरी का भतीजा कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान मानता है और उसको तमाम गिफ्ट उपहार भेजता है। लेकिन इसके मामले में जो है अब्बासी खलीफा भेजते हैं, इसको मान्यता प्रदान करते हैं कि तुम जो है अब आप सुल्तान आजम हो। आजम माने क्या होता है जानते हो, दुनिया के सुल्तान हो। हाँ, यानी कि जो भी सागर है, नदी है, पहाड़ है, जहाँ तक तुम्हारा जो है साम्राज्य है, तुम सुल्तान आजम हो। इस तरह का जो है वो भेजते हैं, खिलात वगैरह भी बता रहे हैं। तो यह दिल्ली का वस्तुतः दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गोर के किसी शासक से नहीं बल्कि खलीफा से प्राप्त की थी। और उस खलीफा का नाम था अल मुंतसिर बिल्लाह। तो किसी ने अल आदिर बिल्लाह भी दिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बिल्लाह तो लाजमी है। अल कहीं मुंतनसिर है, कहीं मुंतसिर है, तो कुछ भी हो। अब्बासी खलीफा थे, अब्बासी खलीफा, बगदाद के थे जी। अल मुंतसिर बिल्लाह, तो ये नाम बिल्लाह तो निश्चित रहेगा लास्ट में। इन्होंने जो है इसको मान्यता प्रदान की थी। और लास्ट में जानते हैं इनके नाम का वह सिक्के भी जारी करता है, ये भी सवाल पूछा जाता है और ये बताएंगे। और दिल्ली का इस तरह से यह 1229 में कानूनी तौर से दिल्ली का यह शासक बनता है। इसको 1229 में ये अब्बासी खलीफा मान्यता देते हैं, अभी ढंग से लिखवा देंगे। तो यह जो है कानूनी तौर से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान होता है। और इसको बड़ी खुशी मिलती है कि बताइए हमको खलीफा ने हमको ये सम्मान भेंट किया है। ये बहुत प्रसन्न होता है, जिसका सभी सुल्तानों का, या कह सकते हैं इस्लामी दुनिया के जो भी शासक रहते थे जहाँ के, अगर खलीफा से मान्यता मिल गई तो वो अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते थे। खलीफा जो होते थे ये मतलब अल्लाह के प्रतिनिधि, हाँ प्रतिनिधि होते थे। तो इनको जो है बड़ी वरीयता मिलती थी। जैसे अभी जो पोप बेनेडिक्ट कौन है वहाँ पर रोम में, उनके जो भी फरमान जारी होते हैं उनको जो है क्रिश्चियनिटी की दुनिया में काफ़ी तवज्जो दी जाती है। हालांकि अब खलीफा का पद तो समाप्त हो गया 1924 में। हाँ, जब वो तुर्की के खलीफा जो थे मुस्तफा कमाल पाशा को हटा दिया गया था, जानते होंगे, एक बार हमसे चर्चा भी की थी। और उन्हीं के विरोध में यहाँ पर क्या चला था, खिलाफत प्रथम विश्व युद्ध की बात थी। प्रथम विश्व युद्ध में अपमानजनक संधि झेलनी पड़ी थी तुर्की को, और वहाँ के खलीफा जो इस्लामी दुनिया के खलीफा थे मुस्तफा कमाल पाशा को हटा दिया गया था। और जिसके विरोध में मुंबई के
अली बंधु ने खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया। उसी समय गांधी जी ने कहा कि अब ये मौका है, हमें मुस्लिमों के साथ खड़े हो जाना चाहिए उनके आंदोलन में, इस वजह से उनका भी हम समर्थन असहयोग में प्राप्त कर लेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री का विषय है। तो अब देखिए एल्दाज और यह कुबाचा को समाप्त करता है। बड़ी कहानी देखिए, ये बड़ी लंबी लड़ाई लड़ता है भाई। अभी बताएंगे पूरी कहानी, थोड़ा से समझने की कोशिश करिए। एल्दाज के बारे में तो खूब बताया ना आपको, एल्दाज और कुबाचा। तो कुबाचा कहाँ पर था? ये इसको तो जानते हैं गजनी में था, और ये जो है उच्च सुल्तान सिंध और मुल्तान इसको मिला था। इन दोनों को जो है यह समाप्त करता है कौन? इल्तुतमिश। कैसे समाप्त करता है अभी आपको आगे बताते हैं, पहले भूल क्या बनाने दीजिए। एल्दाज और कुबाचा को समाप्त करता है, तुर्की राज्य को संगठित करने का काम करता है। अब ये हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसको क्यों कहते हैं कि सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है? ठीक, तो 3-4 लाइन में ही हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्यों कहा जाता है। ये दो बड़ी हस्तियां थी, ऐबक के समय से ही, ऐबक के लगभग समान थे, और गोर के समस्त प्रदेश पर इनका भी दावा हमेशा से रहता रहा है। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, इसकी बेटी से कुछ शादी किया था और अपनी बहन की शादी, बहन किसको दिया था? कुबाचा को दिया था। ये जो है रिश्तेदारी में बदल गया था इनका मामला। एल्दाज को उसने पराजित भी किया था, इस तरह से ठंडे पड़ गए थे, ये तो वैसे खुश हो गए थे रिश्तेदारी से। कुबाचा ने तो अधिकता स्वीकार कर ली। लेकिन जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है, आराम से आते हैं ये दोनों उठ खड़े होते हैं, इन दोनों की धज्जियां उड़ाता है इल्तुतमिश। इनकी कहानी खत्म करता है, तुर्की राज्य को संगठित करता है। तुर्की राज्य को संगठित करने का कार्य करता है। भाई आपको मेंस भी तो लिखना है, संगठित करता है, तो पहले भूल का ध्यान से सुन लीजिए। तुर्की राज्य को संगठित करता है, और इसी बीच में देखिए मंगोल आक्रमण से बचाता है। मंगवर्नी वाली कहानी भी बताएंगे। सबसे बड़ी बात, मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करता है। आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करता है। राज्य की, कुलदीप भाई कहते हैं कि सब थोड़ा से चाशनी दिए जाया करिए। मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करता है, अदरवाइज हम सीधे पहुंच जाते। तो ये देखिए इसकी खूबसूरती, क्यों इसको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मंगोल आक्रमण से बचाता है, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न भी करता है। इधर सब राजपूत उठ खड़े होते हैं ना, कन्नौज, कालिंजर, इधर वाले बुंदेलखंड साइड का, राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न करता है, तो तोड़ने का प्रयत्न करता है। और इस तरह से राजपूतों की शक्ति को तोड़ने का प्रयत्न करता है, मंगोल आक्रमण से बचाता है। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। ऐसे भैया पूछा भी जाएगा बड़े एग्जाम में, जो पीसीएस या आईएएस कर लोगे, सुल्तान ऐसे कथन दे दिया जाता है ना, 4 लाइन, 1-2 सही है, 1-2-3 सही है, 1-2 नहीं सही। इस तरह सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। तो सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया और दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया। एक लाइन में से लिख लीजिए, दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया। कहने का मतलब, जो वैभवपूर्ण कैसे बनाएगा बताइए। तमाम जो है स्थापत्य कला भी तो देखेंगे ना इसके कार्यकाल में, कुछ निर्माण कार्य किया है कि नहीं दिल्ली? हाँ, सुल्तानगढ़ी का मकबरा किसकी याद में बनवाया था? हाँ, इसका एक पुत्र था, 29 में ही मर जाता है और बहुत दुखी होता है।
शायद वह होता तो बहुत आगे जाता है। दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया, दिल्ली को वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के भी चलाए, अपने नाम के, हाँ, और साथ में अब्बासी खलीफा के नाम, अपने नाम के सिक्के भी जारी किए। तो सिक्के भी काम तो बहुत सारा किया है, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट काम है जारी किए। इसलिए यहाँ से लिखिए, इसलिए ईश्वरी प्रसाद, इतिहास का डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इल्तुतमिश निसंदेह, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, ईश्वरी प्रसाद बहुत बड़े इतिहासकार थे, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार, अब जैसे ऐसे लिखिए डबल इन्वर्टेड कामा में, इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। इल्तुतमिश निसंदेह, इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का, निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक, ऐसे लाइन अगर दे दिया गया कि डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद मानते हैं कि इल्तुतमिश निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था, तो क्यों था, क्यों था, संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये इसी को डिस्क्राइब कर दीजिए, बात खत्म हो गया। तो इल्तुतमिश को निसंदेह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन मानता है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ही नहीं मानते, बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, इनका कोटेशन जो है इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, ये हुई आपकी भूमिका यानी प्रस्तावना। आइए अब इसी पर टीका है इनका साम्राज्य और इनका इतिहास। तो अब देखिए इनकी उपाधियां देख लीजिए भाई, वनडे के लिए पढ़ाना है, टेस्ट और वनडे दोनों साथ चलेंगे। इनकी उपाधियां देखिए, ईश्वर की भूमि का रक्षक भी इनको कहा जाता है। उपाधियां क्या कहा जाता है? ईश्वर यानी अल्लाह की भूमि का रक्षक, अल्लाह लिख सकते हो, भूमि का रक्षक, अल्लाह यानी ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक यानी अल्लाह के सेवकों का सहायक, सेवकों का सहायक, ईश्वर की भूमि का रक्षक, ईश्वर के सेवकों का सहायक, अल्लाह के सेवकों का सहायक, अमीर उल उमरा। सबसे पहली उपाधि यही थी इसकी भाई, हाँ लिखते चलो प्यार से, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि इसको प्राप्त थी। और अमीर उल उमरा सुल्तान आजम, सुल्तान ए आजम, ये उपाधि वही बगदाद के खलीफा के द्वारा, सुल्तान ए आजम, आजम माने संसार दुनिया, सुल्तान ए आजम। अब देखिए इसके प्रारंभिक जीवन देख लीजिए, बड़ा रोचक और बड़ा मजेदार। तो कहा गया कि ऐबक ने इसे खरीदा था। ये क्या कहा जाता है? ऐबक ने इसे खरीदा था। क्यों खरीदा था? इसके पीछे एक कहानी मिलती है कि ऐबक ने इसे खरीदा था, इस कारण वह एक गुलाम भी था। तो ये उपाधि तो नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम समझने के लिए क्या कह सकते हैं? गुलाम का गुलाम। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा सुल्तान था जिसे हम गुलाम का गुलाम कह सकते, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा था और ऐबक भी क्या था? गोरी का गुलाम था, तो ये इसको इसीलिए गुलाम का गुलाम कहा जाता है। क्योंकि ऐबक ने इसे खरीदा था, इस कारण वह एक गुलाम का गुलाम था, परंतु अपनी योग्यता के बल पर और अपने स्वामी गोरी से बहुत पहले ही दासता से मुक्त हो जाता है। ये सवाल बनता है कि बताओ
दास्ता से मुक्ति किसने दिया था? ऐबक ने नहीं, ऐबक तो खुद ही गुलाम था। वो कहता है कि इसके साथ अच्छा व्यवहार करना ऐबक। क्यों कहता है कि खोखर इनको हरा देते, किसको? मोहम्मद गोरी को। और उसी बीच में जो है ऐबक जो है इसको लेकर पहुंच जाता है इल्तुतमिश को। ऐबक जो है इल्तुतमिश को लेकर पहुंच जाता है और इल्तुतमिश उसमें बहुत बहादुरी से खोखरों को विनाश करने में बहुत बड़ी लंबी भूमिका अदा करता है। बताते हैं सिंधु नदी में इनको खुदा के जो है डुबो के मारता है। तो इसकी बहादुरी और सजगता को देखकर गोरी बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो कहता है कि अब ये गुलाम लायक नहीं है, ये हमारे समानांतर इसको रखिए, इसके साथ ऐबक अच्छा व्यवहार करना। लेकिन इसके पहले की कहानी भी आपको जानना पड़ेगा कि ऐबक के पास है कैसे पहुंचा। और ये कहा गया कि योग्यता के बल पर अपने स्वामी यानी गोरी से बहुत पहले ही दास्ता से मुक्ति प्राप्त की थी, इसलिए ऐबक की भांति सिंहासनारूढ़ होते समय वह गुलाम नहीं था। इसी को लेकर यहाँ पर एक विद्रोह होता है। जब इल्तुतमिश जो है सिंहासनारूढ़ होता है तो दिल्ली के उलेमा वर्ग जो है कहते हैं कि ये जो है गुलाम है और इलबारी तुर्क है और ऐबक का खून भी नहीं है कहीं से, एक गुलाम का गुलाम है, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो बताया नहीं कि बहुत साइलेंट किलर था, चुपचाप मुक्ति पत्र जेब में रखा था। कहा उलेमा साहब ये लीजिए, हमको जो है दास्ता से बहुत पहले मुक्ति मिल गई है, वो भी ऐबक से नहीं, ये जो हमारे मालिक थे इनसे नहीं, ये मालिक के मालिक से हमने ले रखी है। ठीक, सब हाँ सब निरुत्तर हो जाते हैं। पहले तो वहीं पर जो है संघर्ष उसको करना पड़ता है। तो ऐबक, इसलिए ऐबक की भांति सिंहासनारूढ़ होते समय वह गुलाम नहीं था। हमेशा आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, कहीं भी सवाल पूछा जाएगा कि क्या इल्तुतमिश गुलाम था जिस समय वह सिंहासनारूढ़ हुआ था? तो नहीं, वह जो है खोखरों के युद्ध के समय यानी 1205 और 6 में ही वह जो है गुलामी से मुक्त हो जाता है। जब वह खोखरों के विनाश के बाद ही दमयक नामक स्थान पर उसकी हत्या हो जाती है गोरी की। ये कहानी पूरी बढ़िया से पढ़ाए थे ना, याद है कि नहीं? भूले नहीं भाई, याद रखो, अगर भूलोगे तो फिर मजा नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर एक मतलब लिखिए, इसका इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। लिखिए इल्तुतमिश का अर्थ है, ऐबक का अर्थ क्या बताए थे? चंद्रमा का स्वामी, हाँ देवता। तो इल्तुतमिश का अर्थ यहाँ लिख लीजिए, इल्तुतमिश का अर्थ है, मिलेगा नहीं भैया किसी किताब में लिख लीजिए इसको, साम्राज्य का स्वामी, साम्राज्य का स्वामी। थोड़ा बोल लीजिए भैया, क्या बैठे हो? साम्राज्य का स्वामी कहने का मतलब काग चेष्टा बको ध्यानम स्वामी निद्रा तथैचा अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। कुछ न कुछ लिखते रहिए, सुनते रहिए, देखते रहिए, तब जो है कंठस्थ होगा। ठीक, क्या चीज? अरे हम लोग ये जब छोटे थे ना तो विद्यार्थी पे लिखने को आता था अनुवाद, कक्षा 3-4 में थे जब, तो ये याद है आज तक याद है। काग चेष्टा, किसकी तरह चेष्टा होनी चाहिए? कौवे की तरह। बको ध्यानम, जैसे मछली आई सामने टप से। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा, स्वान मतलब कुत्ते की तरह नींद लेनी चाहिए। और पग से ही वह जो है हाँ पकड़ लेता है कि कोई जा रहा है हमारे मालिक के घर। सर जी ये जो कुत्ते वाली बात आपने कही है इस समय बिल्कुल लागू नहीं होती। कुत्ता अब इस समय कैसे हो गए, आप मतलब ट्रक निकाल दो हटते नहीं है। नहीं ऐसे फुल एनिमल वह बहुत जो है हम नहीं मानेंगे। अब ऐसे अरे वो आवारा कुत्ता है जिसका कोई स्वामी नहीं है, बड़े रहते हैं, समझ रहे हैं? बिना स्वामी वाला हो, जो आप अपने घर पे पाल लीजिए, देखिए कितना स्वामी भक्त होगा। हाँ जान लीजिए, आपके घर की रखवाली करेगा, एक रोटी के बदले वो जो है रात भर स्वान निद्रा तथैचा। और क्या होना चाहिए? अल्पाहारी गृह त्यागी, घर छोड़ के देखो बच्चियां कितनी दूर दूर से आई हैं। गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। तो अब ये आजकल छोड़ दिए हैं, यहाँ तक ले लेते हैं शाम को पूरा फुल, सुबह नींद खुलती ही नहीं। तो कम खाइए, फिर खाने के समय आए खाइएगा।
हाँ, तो इल्तुतमिश का अर्थ है साम्राज्य का स्वामी। तो इल्तुतमिश के पिता का नाम देखिए ईलम खां था। क्या नाम था इसके पिता का नाम? पिता का नाम ईलम खां था। और यह ईलम खां कौन था जानते हैं? ये जनजाति कबीले का सरदार था ये। और इसके कई बच्चे थे भाई। ईलम खां, पिता ईलम खां के पास कई बच्चे थे। और इस तरह से जो है ईलम खां जनजाति कबीले का सरदार था। लिख सकते हो, जनजाति जो कबीले होते हैं ना, हाँ, कबीले का सरदार था, लिख लीजिए। अब इसके कई बच्चे थे, इसी में से था इल्तुतमिश भी एक बच्चा था। और यह जो है इल्तुतमिश, हाँ, यह रूपवान और बुद्धिमान था। क्या था? यह रूपवान और बुद्धिमान था। इसी के कारण अपने भाइयों की ईर्ष्या का शिकार बनता है। जानते हैं, एक चीज गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है कि किसी रूपवान स्त्री को दूसरी रूपवान स्त्री हजम नहीं करती है। जानते हैं कि नहीं? उन्होंने लिखा मोहिन नारी नारी के रूपा। जानते हैं कि नहीं? वो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास कि हमेशा जो है अगर आप कोई सुंदर स्त्री है तो दूसरी स्त्री इसके मुंह से जो है हमेशा क्या करेगी? वो सुंदरता से ईर्ष्या करेगी। नहीं पूछते दीदी ये अच्छा लग रहा है, कभी मत पूछा दर्पण के सामने जाओ आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, या आपका जीवन साथी है, मतलब जब भी उनसे पूछ सकते हो ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। और किसी दूसरी महिला से पूछो तो जरूर बता दे गड़बड़ है, ऐसा गड़बड़ है। हाँ, तो इसी तरह से देखिए व्यवहारिक ज्ञान है, बांट दे रहे हैं आप। व्यवहारिक ज्ञान ये है कि जैसे लोग देखने आते हैं, लड़कियों को लोग देखने आते हैं, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा, ना बताएं। जब भी देखने आए तो जिस लड़की को देखने आए उससे खूबसूरत लड़की उसके साथ में मत लगाओ, नहीं मामला घबरा जाएगा। क्योंकि जो देखने वाले हैं वो अट्रैक्शन का कारण तो वो बन जाएगी, चॉइस चेंज हो जाएगी। हमारे मित्र थे, सुनिए एक हकीकत कहानी बता रहे हैं, अब ये चल रहा है अच्छी बात नहीं। तो हमारे एक मित्र थे, उनकी चचेरी सिस्टर को देखने आए और मतलब कजिन को उसके पास लगा दिए। और लड़का सर्विस वाला था, भैया कहा नहीं हम इससे शादी करेंगे। मामला गड़बड़ हो गया। लास्ट में वो लोग शादी कर ही दिए कि चलो वो भी उसको भी करना ही था। तो मतलब जिस लड़की के लिए आए देखने उसको ना देख कर दूसरी लड़की से शादी करना पड़ा। तो ये सब व्यवहारिक दुनिया का ज्ञान करते चलिए। तो इसी तरह से देखिए ये रूपवान था और रूपवान और बुद्धिमान था और अपने पिता या जो अन्य कबीले के लोग थे इसको बड़ा लाइक करते थे। बात समझ रहे हो? जैसे आपके घर में कई बच्चे हों, किसी एक बच्चे को ज़्यादा आप टाफी दो या ज़्यादा दुलार करो तो दूसरा जो है क्या करेगा? ईर्ष्या करने लगेगा। समझ रहे हैं? तो ऐसे हमारे मकान मालिक की पोती, उसको हम लोग खिलाते हैं तो उनका पोता जो है नाराज हो जाएगा, इसको भगाओ, हमको टाफी दो, हमको गोद में बैठ जाएगा। तो इस तरह से तो इन्होंने जो है ईर्ष्या का शिकार बना अपने भाइयों को, और भाइयों ने धोखे से एक मेले में ले जाकर गुलामों के एक व्यापारी को भेज दिया। कहा चलो इल्तुतमिश चलते हैं, एक मेला लगा है वहाँ मेला देखते हैं। मेले का बड़ा क्रेज पहले हुआ करता था, आज भी है। हाँ, तो उसमें जो है तो ले गए मेले में और वहाँ सेट किए थे, अपना हिसाब किताब भेज दिए और मिठाई खा के चुपचाप चले आए जो पैसा मिला। अब देखिए बेचारा बिक गया। इस तरह से यह बचपन में ही अपने परिवार से बिछड़ गया। दास के रूप में यह कहाँ लाया गया? बुखारा, एक स्थान था बुखारा, यहाँ पर ये लाया गया दास के रूप में। मतलब किसी एक गुलाम व्यापारी ने खरीदा इसको, और वह खरीदा क्या? व्यापारी का काम ही था, वहाँ ले जाएगा इसको, कहीं और बेचेगा और ऊंचे दाम पर बेचेगा। क्योंकि पहले खरीद फरोख्त होती थी दासों की। बुखारा लाया गया जहाँ सदरे जहाँ के एक संबंधी के हाथों बेच दिया गया। यहाँ पर एक सदरे जहाँ थे, यहाँ के उनके एक संबंधी थे सदरे जहाँ के, बुखारा के सदरे जहाँ जो रहे हों उनके संबंधी को इसको बेच दिया गया। देखो कई हाथों में जाता है फाइबर की तरह, संबंधी को बेच दिया गया। क्योंकि यह खूबसूरत था और मेधावी था, काफ़ी कलाकार था, तो इसको इसके ग्राहक जल्दी मिल जाते थे। जैसे आप जानवरों के, अच्छा जानवर है कोई
मार्केट में उसके ग्राहक बहुत होते हैं। तो ये गए सदरे जहाँ के एक संबंधी के हाथ में बेच दिया गया। फिर बुखारा के हाजी नामक दासों के एक व्यापारी के हाथ आया। अब यहाँ से फिर ये बुखारा के एक और व्यापारी थे हाजी, उनके हाथ में आया। ठीक, यहाँ मेले वाला व्यापारी बुखारा ले आया, सदरे जहाँ के संबंधी खरीदे, फिर हाजी मियाँ खरीद लिए इनको। सदरे जहाँ वहाँ का जो जैसे गवर्नर प्रमुख हुआ करता था, उसका सगा संबंधी था, उसका नाम नहीं, यहाँ सिर्फ किताब में मिला कि सदरे जहाँ के संबंधी, इसको संबंधी को बेच दिया गया, यानी कि खरीद लिए। ये खरीदे, संबंधी खरीद लिए। और ये जब खरीद लिए तो इनसे जो है हाजी मियाँ खरीद लिए। कई हाथों में गया, एक दो तीसरे हाथ में पहुंचा है। अब हाजी मियाँ जो थे, हाजी नामक दासों के व्यापारी के हाथ आया। तत्पश्चात एक अन्य व्यापारी जिसका नाम था जमालुद्दीन, इसी नाम को पूछा जाता है और इनको नहीं पूछा जाएगा। तत्पश्चात इनके बाद एक अन्य व्यापारी जिनका नाम था जमालुद्दीन, यही नाम पूछा जाता है। तमाम लोगों के हाथ में गया तो जमालुद्दीन पूरा नाम था मोहम्मद चुस्तकबा। मोहम्मद चुस्तकबा पूरा नाम बता रहे हैं। देखिए ये पूरा नाम है, इसका पूरा नाम यही था। किताबों में आपको इतना ही मिलेगा, जान लीजिए। जमालुद्दीन ही मिलेगा, बहुत कई किताब ढूंढोगे तो इसका पूरा नाम था जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा। इसके हाथ में आता है और यह जो है इसको खरीद लेता है, और यह भी, इसका भी काम वही है, किसी दूसरे मार्केट में ले जाकर बेचेगा ऊंचे दाम पर। और जमालुद्दीन चुस्तकबा ने खरीदा और इसको कहाँ ले गया? जब बुखारा की मार्केट छोड़ दीजिए, ये ले गया गजनी। कहाँ ले गया? और जहाँ मिलेगा गोरी। अब आइए इसकी कहानी बदलने वाली है। जी इतना तो मुर्गा भी नहीं बेचा जाता। मुर्गा समझिए भाई इनको। अब एक जमालुद्दीन इसको लेकर कहाँ पहुंचे? गजनी की मार्केट में। और गजनी जो है गुलामों की बड़ी मार्केट थी, कहने का मतलब। तो गजनी के मार्केट में गए तो गोरी जो है गुलामों का शौकीन था। वो जो है जब भी बाजार लगती थी, जो अच्छे अच्छे गुलाम हुआ करते थे उनको वो खरीद लेता था, दासों को। सर गुलाम भी अच्छे होते थे? अब अच्छा गुलाम नहीं था ये भाई, जो थोड़ा से लड़ाकू भिड़ाकू हिस्ट पुष्ट जो है, अरे जानवर समझो इनको। गुलाम मतलब जानवर, कोई भी खरीद लिया, अपनी सेवा में ले लेगा। अब चाहे वो खेत बढ़वाए, चाहे धनुर्विद्या सिखाए, चाहे जहाँ इस्तेमाल करे उनको। अब तो वो गुलाम हो गया ना, जैसे हम आप गुलाम हो गए, जो आप आदेश करोगे हम वही तो मानेंगे। अब वहाँ पर जब ये गजनी जाता है तो वहाँ पर ये बात पहुँच गई किसके पास? गोरी के की एक बड़ा ही खूबसूरत व्यक्तित्व और मेधावी गुलाम आया साहब, वो आपके खजाने में आ सकता है, आपकी जो ये गुलामों की फौज है उसमें बढ़ सकता है। तो ये गजनी में जो है ये आकर्षण का केंद्र रहा, और सुंदर व्यक्तित्व और मेधावी होने के कारण बाजार में आकर्षण का केंद्र था। यहीं पर सूचना प्राप्त होने पर गोरी ने इल्तुतमिश और इसी के साथ एक और गुलाम था, उसका नाम था तमगाज रूमी। यहीं पर जो है गोरी जो है इन दो गुलामों पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं लगा देता है। कहा दे दो यार हमको, इसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें देंगे। इल्तुतमिश और तमगजा रूमी, तमगजा रूमी, इल्तुतमिश और तमगाज रूमी, तमगाज रूमी, इनको पसंद किया भाई। ये दोनों हमारे लायक हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, फिटफट, तो इनको हमको दे दीजिए। इन दोनों पर गोरी ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन दिया। किसको? जमालुद्दीन मोहम्मद चुस्तकबा को। जमालुद्दीन कहे अब भाव चढ़ रहा है, चढ़ने दिखे नहीं साहब हम नहीं देंगे। 1000 स्वर्ण मुद्रा मतलब इन पर दाम लगा दिया, बोली लगा दी, बोली लगा दी। 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, ये दोनों दास हमको दे दो। जमालुद्दीन ने कहा नहीं देंगे साहब, बड़े आप राजा होंगे कोई बात नहीं। भाई एक राजा के लिए न्याय भी तो जरूरी जबरदस्ती ले नहीं सकता था, उसका गलत मैसेज जाता लोगों के लिए। तो उसने किया क्या? कहा
कि अब इन दोनों गुलामों को तुम गजनी में नहीं बेच सकते हो, प्रतिबंध लगा दिया। तुम हमको नहीं दे सकते हो, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। अब जमालुद्दीन के लिए समस्या खड़ी हो गई, क्योंकि वो तो व्यापारी है ना, उसको क्या करेगा, इनको रखे भोजन जबरदस्ती करवा रहा है। तो अब जो है इसी बीच में इस पर किसकी नजर पड़ती है, कुतुबुद्दीन ऐबक की। यह बात धीरे धीरे ऐबक के पास पहुंचती है, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राओं की गोली लगाई, जिसे जमालुद्दीन ने स्वीकार कर दिया। अतः गोरी ने गजनी में उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। एक एक लाइन में से लिखो। अतः गोरी ने गजनी में उसके क्रय विक्रय पर रोक लगा दी। इसलिए इसको कहाँ ले जाने का निर्देश दिया गया, दिल्ली। कहा गया कि अब गजनी से कहाँ ले जाओ, दिल्ली की मार्केट में ले जाओ, और वहाँ पर जो है हमारा सरदार मिलेगा ऐबक। और ये निर्देश, इस निर्देश के साथ ऐबक ने इल्तुतमिश व तमगाद रूमी को 1 लाख जीतल में खरीद लिया, और गोरी ने कहलवा भेजा कि ये दोनों दास तुम खरीद लेना। ऐबक ये जा रहा है दिल्ली लेकर, यहाँ तो हमने प्रतिबंध लगा दिया है। अब इस निर्देश के साथ ऐबक ने जो है इल्तुतमिश और तमगाद रूमी को 1 लाख जीतल में खरीदा था। अब देखिए ये नहीं खरीद पाए थे, तो दिमाग लगाया, कहा ऐबक ने, तो हमेशा ध्यान देना, खरीदा ऐबक ने ही था इल्तुतमिश को। ऐबक ने इन दोनों को 1 लाख जीतल में खरीदा। वह स्वर्ण मुद्राएं दे रहा था। हाँ जीतल, मगर ये तब भी घाटे में रहे। हाँ जीतल में खरीद लिया, 1 लाख तब भी घाटा में रहेंगे। वो हाँ। स्वर्ण मुद्रा थी ना, और स्वर्ण मुद्राएं थी, जीतल में चांदी। खरीद ली। तो सोना महंगा होगा कि चांदी? सोना महंगा होगा। हाँ? हाँ, बात अब यहाँ से खत्म हो गई। अब इसको जो है 1 लाख जीतल में खरीदा। ऐबक ने इसको जहादार अंगरक्षकों का प्रधान का पद दे दिया। आइए फिर से इसकी कहानी शुरू हो रही है ऐबक से। इसको मिटा दें, खरीद लिया। ऐबक ने इसे, लिखिए, ऐबक ने इसे मतलब इल्तुतमिश को कौन सी पदवी दी, कौन सी पदवी दी, सर ए जादार या जहादार। सर ए, किसी किताब में लिखा मिलेगा जहादार या जादार। चलो जहादार लिख लो, समझ लो, जहादार। इसका मतलब सर ए जहादार की पदवी दी, इसका मतलब होता है अंगरक्षकों का प्रधान। जो हमारे अंगरक्षक हैं, तुम हमारे अंगरक्षक रहोगे, यानी गनर रहोगे, लेकिन तुम अंगरक्षकों के प्रधान रहोगे, हेड रहोगे, मेजर। हाँ, प्रमुख रहोगे। अंगरक्षकों के प्रधान की पदवी इसको दे दी, पहली पदवी। और सबसे पहले इसको कौन सी उपाधि मिली थी, अमीर उल उमरा। कहाँ मिली थी, जब गोरी ने इसको मुक्त किया था पोखरों के युद्ध में 1205 में, और अमीर उल उमरा की उसी समय वह पदवी देता है और इसको मुक्ति का प्रमाण पत्र देता है। आगे देखो, नहीं लंबा खींच जाएगा, इसकी तमाम सारी कहानियां हैं। अब देखिए, और इसके बाद पद दिया, इसके बाद अमीर शिकार, तमाम सारे इसको पद मिलता है ऐबक के द्वारा। पहला, दूसरा, अमीर शिकार, जल्दी लिखाओ, अमीर ए शिकार, अमीर शिकार। और फिर इसके बाद सरे जहादार, अमीर शिकार। फिर ग्वालियर का अमीर या किलेदार बना दिया। ग्वालियर विजय करता है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, याद है कि नहीं? ग्वालियर का किलेदार, ग्वालियर का किला इसको दे दिया गया था, या ग्वालियर का किलेदार या अमीर कह सकते हो, अमीर इसको बना दिया गया है, अमीर। आगे कहानी बढ़ती है, ऊपर लिखना है भाई, दबाइए। फिर उसके बाद जो है नियुक्ति हुई इसकी किस पर, ग्वालियर के अमीर के रूप में। इसको पहली नियुक्ति मिली जब ग्वालियर में परवर्दी देव वगैरह को हराता है। ऐबक में पढ़ाए थे ना सब पूरा, हाँ। फिर उसके बाद इसको बरन, बुलंद शहर का इफ्ता मिलता है। क्या मिलता है, बरन। बरन मतलब
बोलते चलो भाई, ये सब पढ़ाए हैं। बुलंदशहर का इक्तेदार बन जाता है, बुलंदशहर भाई का इसको इक्ता प्राप्त होता है, यानी सूबेदार, इक्तादार। इक्ता इक्ता प्रणाली भी तो यही शुरू करता है। हाँ, बुलंदशहर यानी बरन का इक्ता प्राप्त होता है। फिर बदायूं जैसे सूबे का यह क्या होता है, सूबेदार बनता है, बदायूं का इक्ता प्राप्त होता है। और इसी बदायूं के बाद ये कहाँ पहुंच जाता है, दिल्ली। बदायूं का इक्ता प्राप्त होता है, बदायूं का इक्ता प्राप्त हुआ, अपनी भाषा में लिख लीजिए। तो बदायूं के इक्तेदार हो जाता है भाई, यानी सूबा, बदायूं का जो सूबा था। अमीरान उल उमरा, अमीर उल उमरा या अमीरान उल उमरा, इसकी उपाधि इसको मिलती है खोखरों के दमन के समय इसके वीरतापूर्ण कार्य के लिए। गोरी जो है आदेश देता है किसको, ऐबक को, इसको हम रास्ता से मुक्ति दे रहे हैं। और अमीरन उल उमरा की उपाधि भी उसी समय देता है। तो कहीं लिख लीजिए, दास्ता से मुक्ति खोखरों के युद्ध के समय, दास्ता से मुक्ति इल्तुतमिश को कब मिलती है, 1205 खोखरों के दमन के समय, खोखरों के दमन के समय गोरी के द्वारा। ये मत भूलना भाई कभी, ये मुक्ति प्राप्त, रास्ता से मुक्ति कब हुई थी, 1205 खोखरों के दमन के समय, किसके द्वारा, गोरी के द्वारा। और उसी समय अमीरान उल उमरा या अमीर उल उमरा, यही वाली उपाधि दिया गया था उसी समय। सबसे पहली उपाधि अमीर उल उमरा को मिली। आइए इल्तुतमिश की कठिनाइयां समझ लें जल्दी जल्दी। कठिनाइयां इसको क्या क्या मिली, पूरी भूमिका हो गई, जाए चलो इधर इधर मिटा दे हम लोग। इसकी कठिनाइयां देखिए, उस समय क्या स्थिति थी। तो इल्तुतमिश ने ऐबक से एक छोटा सा, कह सकते हैं आरक्षित, जिसकी रक्षा का भार उनके ऊपर था, वो चले गए। आरक्षित छोटा सा भाग उसको मिला था, छोटा सा राज्य किसको मिला था, इल्तुतमिश को। किससे मिला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। आराम शाह की कहानी कहा नहीं जा सकता। आराम शाह कुतुबी और मुइज़्ज़िद तुर्क सरदारों की विद्रोह को दबाकर जो राज्य प्राप्त हुआ था, कहने का मतलब इसको कौन सा राज्य प्राप्त हुआ। पहली बात तो इसने आराम शाह को दबाया, कुछ मुइज़्ज़िद तुर्क थे उनको दबाया, कुछ कुतुबी सरदार थे, तुर्क कुतुबी सरकार थे, इन सबको जो है डिफीट करने के बाद एक छोटा सा राज्य, हालांकि राज्य तो बड़ा था लेकिन हर जगह स्वतंत्र लोग हो गए। जैसे केंद्रीय शक्ति कमजोर होती थी, ये सब उभर कर फिर से स्थापित हो जाते थे, जैसे राजपूत वगैरह और इधर कुबाचा, एल्दौज वगैरह सब जो है उभर कर सामने आ गए। आराम शाह मुइज़्ज़ी और कुतुबी सरदारों से निपटने के बाद इसको एक छोटा से आरक्षित राज्य प्राप्त होता है। और फिर इसकी कहानी शुरू होती है, यानी कठिनाइयाँ शुरू होती है। कुतुबी मुइज़्ज़िद तुर्क सरदारों की विद्रोह को दबा कर यह एक छोटा सा जब राज्य प्राप्त करता है, और वह पूर्व में वाराणसी से लेकर, इसकी जो सीमा होती है वो पूर्व में अगर पूछा जाए तब उस समय तो वाराणसी से लेकर, हालांकि बाद में तो बंगाल वगैरह सब जीत लेता है नासिरुद्दीन के नेतृत्व में, इसका जो कुछ होता है। पूर्व में वाराणसी से लेकर पश्चिम में शिवालिक की पहाड़ियों तक विस्तृत था। इसका जो राज्य इसको प्राप्त हुआ वह पूर्व में बनारस से लेकर शिवालिक की पहाड़ियों तक था भाई। अब जो है, अब देखो इसको सुरक्षित और समृद्ध और आगे बढ़ाने का कार्य यह अपने जीवन में करेगा भाई। अब हर जगह जो है समस्याएं थी। कौन कौन सी समस्या थी इसको सुनते चलिए। कुबाचा एक बड़ी समस्या थी। एल्दौज पंजाब की ओर बढ़ रहा था। क्यों बढ़ रहा था एल्दौज वही कुतुबुद्दीन का ससुर, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ससुर, ठीक सही बता रहे हैं। वह जो है गजनी से किधर बढ़ रहा था, पंजाब की ओर, और लाहौर पर उसकी गिद्ध नजर थी। और लाहौर पर किसका कब्जा था,
कुबाचा का। किसका कब्जा था? कुबाचा का। अब वह इधर पंजाब की तरफ वह बढ़ रहा है। इल्तुतमिश को डर सता रहा है कि यह जैसे ही लाहौर वगैरह इधर बढ़ेगा तो हमारे राज्य से सीधे टकराएगा। अब यह जो है इसकी लालच बढ़ रही है। इसी बीच जो है देखिए ये कहानी बताते हैं तो एक इतिहासकार का नाम आपको बताना चाहेंगे, डॉक्टर अर्नाल्ड। वो कहते हैं कि इल्तुतमिश ने जो ये साम्राज्य मिला है इसका इन्होंने अपहरण किया। ऐसा पूछा जाता है कि कौन सा इतिहासकार यह मानता है कि इल्तुतमिश ने ऐबक के साम्राज्य का अपहरण किया है। क्यों कहता है? क्योंकि कहते हैं कि ना वह खून से ना रक्त से, उसके सगे संबंधी तो थे नहीं, उसकी खूबसूरती उसकी बहादुरी के देखकर अपनी बेटी की शादी कर देता है और वो जो है इन सबको जो है हटाकर जो है जबरदस्ती क्या कर लेता है? सत्ता का अधिग्रहण कर लेता है। तो डॉक्टर अर्नाल्ड क्या लिख सकते हो? अर्नाल्ड महोदय कहते हैं कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता था, दिल्ली सिंहासन का अपहरण करता था। कभी अगर पूछेगा तो ये दिमाग में रखना। और निसंदेह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किस इतिहासकार ने माना है? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। अगर ईश्वरी प्रसाद नहीं रहेगा, बात ध्यान दीजिए, आपकी भी बात सही है, अगर ईश्वरी प्रसाद ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप क्या लगाओगे? डॉक्टर आरपी त्रिपाठी। क्या लगाओगे? कुछ किताबों में आरपी त्रिपाठी का नाम दिया गया है। वह भी मानते हैं, कहने का मतलब वह भी मानते हैं कि इल्तुतमिश सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। जहाँ ईश्वरी प्रसाद लिखो वहीं नीचे लिख लीजिए डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, डॉक्टर आरपी त्रिपाठी, आरपी त्रिपाठी। दिमाग से निकल गए। बहुत सारी बातें होती हैं इतिहास में। तो डॉक्टर अर्नाल्ड कहते हैं कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता था, ऐसे लिख लीजिए, अपहरण करता था। ईश्वरी प्रसाद भी वही मानते हैं कि यह निसंदेह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और डॉक्टर आरपी त्रिपाठी भी वही चीज मानते हैं। अगर दोनों ऑप्शन में है तो ईश्वरी प्रसाद दोनों ऑप्शन में रहेगा नहीं। अगर ईश्वरी प्रसाद नहीं आरपी त्रिपाठी तो आरपी त्रिपाठी को आप टिक करिएगा, किसी भी एग्जाम में आएगा कि कौन सा इतिहासकार है जो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक मानता है। तो ईश्वरी प्रसाद और डॉक्टर आरपी त्रिपाठी दोनों को आप टिक कर सकते हो। तो डॉक्टर अर्नाल्ड ने यह मत प्रकट किया था कि इल्तुतमिश जो है दिल्ली के सिंहासन का अपहरण करता था और इसके पक्ष में वह जो है एक मतलब अपने विचार भी देते हैं और कहते हैं कि शमसी वंश का था। इस कारण उसके गद्दी पर बैठने से दिल्ली के सिंहासन पर एक नवीन राजवंश का अधिकार स्थापित होता है। ये कह रहे हैं क्योंकि यह शमसी वंश का था, इसीलिए यह नवीन राजवंश कहते हैं। कौन? डॉक्टर अर्नाल्ड। डॉक्टर अर्नाल्ड कहते हैं एक नवीन राजवंश को लेकर आया। तो यह एक तरह से इसने क्या किया? अपहरण कर लिया। जैसे इसने जो है अपहरण कर लिया। अभी जैसे तमाम ऐसे पार्टियां हैं, एक चंद्रबाबू नायडू का नाम सुने? चंद्रबाबू नायडू, हाँ, चंद्रबाबू नायडू तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष हैं, फ्रेंच टिकट रखते हैं, जगन मोहन रेड्डी के विरोधी हैं, आंध्र प्रदेश की राजनीति करते हैं। बात समझ रहे हैं? तो उनके ससुर थे क्या नाम था उनका? सी रामचंद्र, नाम नहीं आ रहा। तेलुगु जैसे जयललिता हीरोइन थी, तो वो जो है निर्माता निर्देशक हीरो हुआ करते थे। तो वहाँ जो है इन अभिनेताओं को बड़ी तवज्जो मिलती है। तमिल जो नेता अभिनेता होते हैं तो वो पार्टी बनाए, उनकी पार्टी सत्ता में आई, सीएम बने, सब कुछ हुआ। बाद में दूसरी शादी की है और दूसरी शादी की पत्नी भी जो है सत्ता पे अधिकार का जो है जैसे शिवपाल और अखिलेश वाला मैटर था, दावा की। लेकिन चंद्रबाबू नायडू तब तक वहाँ की राजनीति में काफ़ी पॉपुलर हो चुके थे। और चंद्रबाबू नायडू कौन थे? उनके दामाद थे। समझ रहे हो? उनका नाम नहीं याद आ रहा है।
तो दामाद होने के कारण, जैसे कि इल्तुतमिश ने क्या किया, उनकी सत्ता को, उनके नाम को भुना लिया, खुद कर अपहरण कर लिया। और आज भी वो जो है तेलुगु देशम पार्टी उनकी काफ़ी स्टेब्लिश पार्टी है, तेलुगु देशम सेकंड नंबर की है वहाँ पे। तो इसी तरह से इल्तुतमिश जो है, कह रहे हैं डॉक्टर अर्नाल्ड कि इसने एक नवीन राजवंश की जो है और स्थापना की थी, इसलिए यह दिल्ली सल्तनत का क्या था, अपहरण करता था, किडनैप कर लिया इसको, मतलब हाईजैक कर लिया। और आगे देखिए इसकी दूसरी कठिनाइयां देखिए। दूसरी कठिनाइयां, एल्दौज पंजाब की ओर बढ़ रहा था, कुबाचा उच्च सिंध मुल्तान के अतिरिक्त भटिंडा, कुहराम तथा सुरसती को अपने अधिकार में ले लिया था। पहला इसका जो दुश्मन था उधर से एल्दौज था, ये पंजाब की ओर बढ़ रहा है। इसकी कठिनाइयों को थोड़ा जान लेंगे तो अभी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और पंजाब ही नहीं, लास्ट में कुबाचा को हरा कर लाहौर जीत भी लेता है, ठीक। और फिर जो है कुबाचा है, कुबाचा जो है के पास उच्च सिंध और मुल्तान तो ऑलरेडी था ही, जानते हैं ना। अब यह जो है भटिंडा को भी जीत लेता है और इधर खिसकाया, भटिंडा को जीत लिया। और भटिंडा के अलावा एल्दौज, भटिंडा, कुहराम तथा सुरसती को जीत लिया। कुहराम और सुरसती को जीत लिया था। अब देखिए इसके सामने कितनी सारी कठिनाइयां खड़ी हैं। सुरसती को जीत लिया था, अधिकार में कर लिया। आराम शाह की मृत्यु के बाद लाहौर को भी जीत लिया। अब देखिए जब कुबाचा होगा, जैसे आराम शाह मारा गया तो ये लाहौर को भी अपने कब्जे में ले लिए। फिर बाद में लाहौर एल्दौज इनसे छीन लेता है। फिर लास्ट में जो है इल्तुतमिश इससे छीनता है। भटिंडा और मृत्यु के बाद लाहौर को भी जीत लिया। बंगाल बिहार पृथक हो चुके थे, जो बंगाल बिहार थे वो अभी स्वतंत्र हो चुके थे, अभी बताए थे। अली मर्दान वहां पर था, स्वतंत्र हो गया था। और अभी टाइम है ना, 2:30 बजे बंद होगा ना? हाँ ठीक है, ठीक, कोई बात नहीं। 19 मिनट जी 19 मिनट। बंगाल बिहार पृथक हो चुके थे। लखनऊती में अली मर्दान स्वतंत्र हो गया था, अभी बताए थे। लखनऊती कहाँ थी, कौन राजधानी इसको बनाया था? वही बख्तियार खिलजी भाई, जिसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट किया था। इसके पहले पूरी कहानी बताया। तो यहाँ पर जो अली मर्दान था, अली मर्दान ने ही तो खिलजी को मारा था, बख्तियार खिलजी को, उसी का। तो ये जो है स्वतंत्र हो गया था। कहने का मतलब अब जो है इसकी तात्कालीन परिस्थितियां ऐसी थी, इसलिए ये बता रहे हैं। बंगाल बिहार स्वतंत्र हो गए थे और अली मर्दान लखनऊती में स्वतंत्र घोषित कर लिया था। राजपूत पुनः शक्ति एकत्र कर रहे थे। इधर जालौर, रणथंभौर, ग्वालियर ये सब स्वतंत्र हो चुके थे, जिसको ऐबक ने जीत रखा था। अब फिर से इनको जो है लोहा लेना पड़ेगा सबसे। स्वतंत्र हो चुके थे। दोआब में भी कठिनाइयां बढ़ रही थी। दोआब में चंगेज खां मंगोल आक्रमण का भय भी उपस्थित था। चंगेज खां का नाम एक बार पूछा गया था, वास्तविक नाम तैमुचिन था। तैमुचिन अर्थात चंगेज खां, इसी वंश से संबंधित था लगभग। तो ये जो है ये सब सारी समस्याएं उस समय थी जब इल्तुतमिश सिंहासनारूढ़ होता है। मंगोल आक्रमण का भय उपस्थित हो चुका था। इन सभी संकटपूर्ण परिस्थितियों में कौशल, साहस, धैर्य, शक्ति के द्वारा अंततः इल्तुतमिश विजय प्राप्त करता है। बात समझ गए? इतनी सारी कठिनाइयां हैं। मंगोलों का आक्रमण होने वाला है, इधर राजपूत सब स्वतंत्र हो गए हैं, बिहार और बंगाल स्वतंत्र हो चुका है, इधर एल्दौज और कुबाचा कुलेले मार रहे हैं। ये ऐसी परिस्थितियां थी। अब इसका सिंहासनारोहण देख लीजिए। छोड़ नहीं रहे भाई, इसी वजह से टाइम लग रहा है थोड़ा सा। तो सारी बातें जब आपके दिमाग में बन जाएंगी तो ये बढ़िया से आप लिख सकते हो। सिंहासनारोहण देखिए, जब यह सिंहासन पर बैठता है, इसका एक विवाद है जो पूछा जाता है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। सिंहासनारोहण ही कोई बात नहीं।
तो एक काजी होते हैं, जब यहाँ गद्दी पर बैठता है, वजीहुद्दीन, ये नाम पूछा गया है, काजी वजीहुद्दीन। उलेमा, उलेमा कह सकते हैं, ये उलेमा वर्ग के लोग थे, वजीहुद्दीन। अब इसने जो है विद्रोह किया, मतलब इनका जो है काजी वजीहुद्दीन का विरोध, काजी वजीहुद्दीन का विरोध आपसे पूछा जाएगा कि किस उलेमा या किस काजी ने इनके सिंहासनारोहण के समय विरोध किया था। क्या नाम था? काजी वजीहुद्दीन। क्या नाम था? काजी वजीहुद्दीन। प्यार से सुनते भी रहोगे, इंटरेस्ट से, तब भी काफी कुछ घुस जाएगा दिमाग में। काजी वजीहुद्दीन का विरोध हुआ, और ये सवाल चूंकि पूछा गया बार बार, इसलिए आपको बता रहे हैं। विरोध हुआ, इल्तुतमिश ने कहा कि क्यों हमारे मौलवी साहब क्यों ऐसा विरोध कर रहे हो? इन्होंने कहा तुम गुलामों के गुलाम हो, तुमने आराम शाह को मार डाला, तुम जो है सल्तनत के विरोधी हो, तुम शासक नहीं बन सकते हो। तो कहा कि देखो मैं गुलाम, पहली बात तो गुलाम शब्द नाम मत लेना, मैं गुलाम नहीं हूँ, मैं स्वतंत्र व्यक्ति हूँ। दोबारा मत बोलना। हाँ, दोबारा मत बोलना। तो कहते हैं कैसे स्वतंत्र हो? तो वही मुक्ति पत्र दिखा देता है, गोरी का मुक्ति पत्र, इसका मोहम्मद गोरी का मुक्ति पत्र दिखाता है इनको, तब ये संतुष्ट हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। गोरी द्वारा दिया गया मुक्ति पत्र दिखाने पर ये संतुष्ट हो जाते हैं, और फिर जो है ये इसका विरोध बंद कर देते हैं। ये सवाल पूछा गया, किस काजी ने विरोध किया था? वजीहुद्दीन। और इसके वजीर को पूछा जाता है जुनैदी के बारे में, अभी आगे बता रहे हैं। तो सुल्तान के पद की स्वीकृति आपको हमने बताया 1229 में प्राप्त हुई थी। इसको सुल्तान के पद की स्वीकृति किससे प्राप्त हुई थी? अब्बासी खलीफा से 1229 में। और उस अब्बासी खलीफा का नाम क्या था? बार बार क्यों बता रहे हैं, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। उस अब्बासी खलीफा का नाम था मुंतसिर अल बिल्लाह। हाँ, तो 1229 में खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से इसको जो है सुल्तान के पद की स्वीकृति प्राप्त होती है। अपने भाषा में लिखते चलो, कितना लिखें। सुल्तान के पद की स्वीकृति 1229 बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से प्राप्त हुई। खलीफा ने इसको क्या क्या भेंट किया था? एक बार यही सवाल पूछा गया था। इसको खलीफा ने विशिष्ट अधिकार पत्र दिया था। विशिष्ट अधिकार पत्र, अपना दूत भेजा था ना, विशिष्ट अधिकार पत्र, और शाही कपड़े भेजा था वो। और ये लोग बड़े खुश होकर उस कपड़ों को पहनकर लोगों को दिखाते हैं, ये देखो मुझे जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है खलीफा से। समझ, अंगवस्त्र भेजा था वो जो है। तो एक विशिष्ट पत्र भेजा, सम्मान सूचक वस्त्र, जिसको खिलाअत पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा खिलाअत। खिलाअत यार ऐसे लिखिए, अरे हो गया, लेकिन ये ऐसे लिखिए, खिलाअत भेजा था। खिलाअत क्या है? आपसे पूछा गया खिलाअत क्या है? तो कपड़ा है। जैसे नहीं कि भी सम्मान में हम गमछा इनको दान कर दें, तो ये कहेंगे इनको तो यहाँ के डीएम साहब ने सम्मान किया है ना, तो गौरवान्वित नहीं महसूस करेंगे। उसी तरह से उसने जो है खिलाअत प्रदान किया, सम्मान सूचक वस्त्र, और यह अधिकार पर प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक यानी कानूनी सुल्तान था। कभी सवाल पूछा जाएगा कि अब खलीफा से जो है सम्मान यानी कि ये सुल्तान की पद की स्वीकृति प्राप्त करने वाला कौन सा मुस्लिम सुल्तान था? इल्तुतमिश। नहीं, इसके पहले सब गोर से रिलेटेड थे, गोर से सम्मान उनको प्राप्त होता था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान था ये, और इसमें इसको मिला क्या? सुल्तान आजम कहा जाने लगा। सुल्तान आजम अभी तो बता चुके थे ये बात, सुल्तान आजम इसके द्वारा दिया गया, खलीफा के द्वारा। खलीफा के द्वारा इसका उल्लेख, अब ये सवाल ये लिखिए, बाल के खाल का सवाल लिखिए, इसका उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासिरी में नासिरी से प्राप्त होता। यही सब जो कहानी बताया अब्बासी खलीफा का जो सम्मान मिला, विशिष्ट पत्र और खिलाअत। अब लिखिए आगे उसी में, इसका उल्लेख
अरे भाई ये लिखिए 1229 में इल्तुतमिश को अब्बासी खलीफा मुंतसिर से अलबिल्लाह से विशिष्ट अधिकार पत्र और खिलाफत प्राप्त हुआ है, जिसका उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक, ये लिख रहे हैं मिनहाज उस या उस सिराज की पुस्तक, उस या उस सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में उल्लेख हुआ है। इसका तबकात ए नासरी में उल्लेखित हुआ है या तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। अपनी भाषा में लिख लो, नहीं समझ में आ गया इस बच्चे को बताओ। तो इसका उल्लेख मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। कौन सा? खलीफा के द्वारा प्रदान किया गया विशिष्ट अधिकार पत्र और खिलात। खिलात क्या है? एक तरह का वस्त्र, जैसे शाही वस्त्र वहां से दिया गया। और इसका उल्लेख मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबकात नासरी में प्राप्त होता है। और इसमें लिखा का गया है, इसको चाहे सुन लीजिए, लिखिए नहीं, लिखा गया कि इस्लाम की राजधानी से भेजे गए लाल वस्त्र। कैसा वस्त्र? लाल वस्त्र। आभूषण, क्या क्या भेजा गया था? सवाल पूछा गया। आभूषण, लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार को सुल्तान तथा उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। कहने का मतलब सब लोग पहन कर बड़े खुश हुए, लोगों के बीच में गए, देखो हमको जो है पैगंबर के प्रतिनिधि, अल्लाह के प्रतिनिधि ने ये पैगाम भेजा है। तो कैसा वस्त्र? वस्त्र, लाल वस्त्र, आभूषण एवं उपहार सुल्तान और उसके पुत्रों तथा अमीरों ने स्वीकार किया। ये सेम लाइन लिखी गई है तबकात नासरी में। आइए, इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर खलीफा का दूत प्रदर्शित किया है और खलीफा अल मुंतसिर के नाम के सिक्के भी चलाए थे। लिख लीजिए, इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर खलीफा का दूत प्रदर्शित किया है। क्या अपने आप को क्या प्रदर्शित कर रहा है? खलीफा का दूत सिक्कों पर लिखवाता है। लिखिए, इल्तुतमिश अपने सिक्कों पर अपने आप को खलीफा का दूत प्रदर्शित किया है, खलीफा का दूत प्रदर्शित किया है। और खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम के सिक्के भी चलाए। खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम के सिक्के भी चलाए थे। इल्तुतमिश का वंश कौन था? शमसी वंश, अर्थात दिल्ली सिंहासन पर आरूढ़ होने वाला वह नवीन राजवंश था। इसीलिए अर्नाल्ड महोदय ने इसको क्या कहा? दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता, दिल्ली सल्तनत का अपहरण करता। अब दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? सिक्के किस नाम की तलाश? लिखिए, सिक्कों पर इल्तुतमिश अपने आप को खलीफा का दूत प्रदर्शित करता था और खलीफा अल मुस्तनसिर के नाम, वही खलीफा अल मुस्तनसिर बिल्लाह के नाम के सिक्के भी चलाए। ठीक, टका चलाया था ना, टका और जीतल, इक्ता सब इसी के चलाए हुए। तो देखिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान भी था। लिख लीजिए, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। उसके पहले राजधानी कहाँ रही? लाहौर में ही। देखो, ऐबक मरा, आराम शाह तो हालांकि चले आए थे इधर जड़ नामक स्थान में। राजधानी बनाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। आइए आगे देखिए। अब देखिए, चूंकि आपको बड़ा एग्जाम देना है, इसके कार्यकाल को, जैसे हमने ऐबक के बारे में बताया था, इसके बारे में हम इसके इतिहास और इसके जो उपलब्धियां हैं उसको हम 3 वर्गों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियां, इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियां देखनी, एवं उपलब्धियां, कार्य एवं उपलब्धियां देखिए। पहली बात, इसका कार्यकाल 26 वर्ष का या 25 वर्ष समथिंग, 26 वर्ष मान लीजिए। कार्यकाल कितने दिनों का होता है? 1211 से 1236, 1211 से 1236, लगभग 26 साल ना।
अब इसके कार्यकाल को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। पहला चरण देखिए, पहला चरण हम देखें 1210 से 1220 में विरोधियों का दमन करता है। 1210 से 1220 के बीच में ऐसे सवाल बनेगा भाई आईएएस में, विरोधियों का दमन करता है कौन? इल्तुतमिश। दूसरे चरण में देखिए 1221 से 29 के बीच में मंगोलों का सामना किया तथा अन्य समस्याओं का यह निदान किया। सबसे कठिन समस्याएं नहीं थी लगभग। 1221 से 1229 के बीच में मंगोलों का सामना किया, मंगोलों की समस्या कह सकते हो, समस्या का निराकरण किया। लड़ा थोड़ी ना उनसे, दिमाग से काम लिया। निराकरण तथा अन्य समस्याओं से उबरा। अब अन्य समस्याएं भी बता रहे हैं, समस्याओं से निपटा लिख सकते हो। तीसरे चरण में हम आपको देखेंगे 1229 से 29 तक मंगोलों का सामना किया तथा अन्य समस्याओं का निदान किया। तृतीय में देखिए 1229 से 36 के बीच में सत्ता का सुदृढ़ीकरण किया, सत्ता को सुदृढ़ किया। 1229 से 36 के बीच मान लीजिए इसको, 1236 में मर ही जाता है, बीमार पड़ता है। सत्ता को सुदृढ़ किया। तो ये 3 भागों में हम बांट कर इसके बारे में ढंग से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपसे सवाल किया जाएगा कि तराइन का 2 ही युद्ध आप पढ़ते हो 11 से 91 और पानीपत का 3 युद्ध पढ़ते हो। कब पढ़ते हो? 1526, 1556, 1761 पढ़ते हो ना। अरे कुछ युद्ध याद करो जुबान पर। हल्दी घाटी का युद्ध, तराइन का युद्ध, पानीपत का युद्ध, समझ रहे हो? जुबान पर होना चाहिए। तो इसी तरह से एक युद्ध आप देखेंगे, तीसरा युद्ध, तराइन का तीसरा युद्ध, ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। ये 1215 और 16 के बीच में लड़ा गया। किसके द्वारा? 1215-16 के बीच में इल्तुतमिश लड़ता है तराइन का तीसरा युद्ध। और किससे लड़ता है? एलदौज से। किससे लड़ता है? एलदौज से। एक एक लाइन में लिखिए। एलदौज के लाहौर पंजाब थानेश्वर तक अधिकार कर लेने तथा दिल्ली पर दावा करने के विरुद्ध होता है 1215-16 का तराइन का तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध इल्तुतमिश और किसके बीच में? एलदौज के बीच में। एलदौज के बीच में होता क्यों है? क्योंकि यह चला आया है, देखिए तराइन तक चला आया है जीतता हुआ। क्या जीत लेता है वह? पंजाब को, लाहौर जीत लेता है कुबाचा से। एलदौज लाहौर पंजाब थानेश्वर तक अधिकार कर लेने के विरुद्ध एलदौज के बीच होता है। जब वह बता रहे हैं ना पंजाब में आया, फिर पंजाब से वह जो है थानेश्वर, लाहौर, थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा में भाई, तराइन। आपको बताया नहीं कि करनाल और हरियाणा के बीच में, सॉरी थानेश्वर के बीच में, करनाल और कुरुक्षेत्र, यानी अब उसी का नाम क्या हो गया? थानेश्वर। जो पहले कुरुक्षेत्र होता था, जहाँ पर युद्ध हुआ था, किसका? महाभारत का। उसको अब किस जिले के नाम से जाना जाता है? थानेश्वर। तो थानेश्वर जिला है जो वहां तक एक कब्जा कर लिया था। कौन? एलदौज। तो यहाँ जो है इसका मुकाबला करता है और इनको पराजित करता है। एलदौज पराजित हुआ और कैद करके एलदौज को कहाँ लाता है? बदायूं। कहा चलो तुम ऐसे नहीं मानोगे। बदायूं लाता है, कहता है तुम हमारे ससुर के ससुर थे। कौन थे? एलदौज कौन थे? इल्तुतमिश के। अरे बात समझो यार, ससुर के ससुर थे कि नहीं? नहीं समझ पाए? हाँ, ऐबक कौन? ऐबक का ससुर था ना ये, और ऐबक इसके ससुर थे। इल्तुतमिश के बारे में अगर कहें तो ये इसके ससुर के ससुर थे, क्योंकि एलदौज की पुत्री किस पर ब्याही थी? ऐबक पर, और ऐबक ने अपनी बहन कुबाचा को दिया, पुत्री इल्तुतमिश को दिया। अभी नहीं क्लियर? जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उस दिन नहीं आई थी क्या?
नहीं आई थी ना। तो ऐबक, कुबाचा और एल्दौज, गोरी के 3 जो थे सूरवीर थे। गोरी मर गया, तीनों में राज्य बट गया। उत्तर भारत का राज्य किसको मिला? ऐबक को मिला। ऐबक अब अपने आप को सुदृढ़ करने के लिए रिश्तेदारी कर लिया अपने इन दोनों साथियों से, यानी एल्दौज की पुत्री से शादी कर लिया। एल्दौज ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर दी? ऐबक से। ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे कर दी? कुबाचा से। बात समझ रहे हो? कहने का मतलब ये बहनोई हुआ या ससुर हुए कि नहीं? अरे ब्लड रिलेशन पढ़ते होंगे भाई। और बहन की शादी की कुबाचा से, लेकिन पुत्री की शादी किससे की? इल्तुतमिश से। अब अगर आपसे पूछा जाए कि एल्दौज इसके लिए क्या होंगे, इसके ससुर क्या ससुर हित हुए? नहीं समझे बात? हाँ, तो अब ये कहा कि चलो मेरे ससुर के ससुर कहाँ चलो? बदायूं। और बदायूं हम तुम्हारी खातिरदारी कैसे करेंगे? कहानी खत्म। आगे चलिए, कुबाचा से कैसे निपट रहा है? लाहौर पर आक्रमण करता है। अगला आक्रमण तराइन का युद्ध हो गया इसका। अगला आक्रमण देखो, लाहौर पर आक्रमण। अब लाहौर पर आक्रमण करने की क्या जरूरत पड़ी? जब इसने जो है आराम शाह मर जाता है तो एल्दौज कुबाचा उस पर अधिकार करता है। पहले समझिए, जैसे आराम शाह मर जाता है जड़ की युद्ध में, तो लाहौर पर कौन कब्जा करता है? कुबाचा। कुबाचा को कौन हराया? एल्दौज। एल्दौज को कौन हराया? इल्तुतमिश। अब लाहौर में इस बीच में फिर कब्जा कर लिया कुबाचा। अब इसको फिर से लाहौर पर आक्रमण करना पड़ रहा है इल्तुतमिश को। लाहौर आक्रमण अरे बहुत आसान भी है, बहुत कठिन भी है इतिहास। लाहौर आक्रमण इतना जो है ड्रामा है, इसीलिए हम फिटफट होके आते हैं आपको नए दिमाग से इधर उधर हो जाना। तो अब देखो, कहा गया कि उच्च मुल्तान सिंध के अलावा भटिंडा, कुहराम, सरस्वती, सिंध सागर, दोआब तथा एल्दौज के बाद लाहौर पर भी कब्जा कर लिया किया था। लाहौर आक्रमण कुबाचा ये जो है उच्च मुल्तान सिंध के अलावा भटिंडा, कोहराम, सरस्वती, सिंध सागर, दोआब तथा एल्दौज के बाद लाहौर पर किसका कब्जा हो गया? कुबाचा का। ये इसका कब्जा हो गया। जितने नाम हम ले रहे हैं, पहले तो इसके पास उच्च था, सिंध था, मुल्तान था ना। अब यह कोहराम पर भी पहुंच गया, भटिंडा को भी कब्जा कर लिया, सरस्वती और सिंध सागर के दोआब को भी कब्जा कर लिया, और एल्दौज के बाद यह लाहौर को भी कब्जा कर लेता है कुबाचा। भाई जब ये लाहौर पर कब्जा कर लिया तो चूंकि लाहौर पुरानी राजधानी थी, इल्तुतमिश लाहौर पर आक्रमण कर देता है। और जब इल्तुतमिश लाहौर पर आक्रमण करता है तो कुबाचा यहाँ से भाग लेता है और इल्तुतमिश इसका पीछा करता है, और पीछा करते हुए चिनाब नदी के पास में स्थित मंसूरा के निकट उसे पराजित करता है। इसको दौड़ाते हुए जाता है चिनाब नदी के पास तक। कौन? इल्तुतमिश। और वहीं पर एक स्थान है मंसूरा। ठीक भाई, और मंसूरा में इल्तुतमिश जो है किसको पराजित करता है? कुबाचा को पराजित करता है। कुबाचा को पराजित करता है और पराजित करता है, लेकिन इसको मार नहीं पाता है। कुबाचा को यहीं पर पराजित करता है और यह भागकर फिर मंसूरा के निकट इसको पराजित किया और फिर लाहौर पर कब्जा कर लिया। फिर और वहां पर अपने पुत्र नासिरुद्दीन को नियुक्त कर दिया। पहले लाहौर समझ लीजिए। कुबाचा को हराया। कब हुआ था? 1217 में? नहीं, ये पर जो है ये कब हुआ? 1215-16 के बाद की घटना है। डेट उसको नहीं मिली, बस इसके जस्ट बाद की घटना है। 17 में संभवतः 15-16 या 17 की बात होगी, 1217 में। तो देखिए, लाहौर पर अपने पुत्र, इसी पुत्र का नाम याद रखना, नासिरुद्दीन को नियुक्त कर दिया। किसने? इल्तुतमिश ने। ये इल्तुतमिश का कौन था? पुत्र था, यानी ऐबक का नाती था कि नहीं? नासिरुद्दीन की नियुक्ति कर दिया लाहौर में इल्तुतमिश के द्वारा। एक लाइन लिख लीजिए। लाहौर जीतने के बाद नासिरुद्दीन को वहां का गवर्नर या सूबेदार बना दिया, नियुक्त कर दिया। 12:40 तो गुरु जी आएंगे।
अब देखिए नियुक्त कर दिया, इसके बाद की कहानी अब आप क्या, अब 1221 में सिरदर्द कौन बनते हैं, मंगोल। कौन बनते हैं, हाँ लिखिए 1221 में चंगेज खां का आक्रमण पूछा जाता है। चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था, तैमूचिन। टाइम दिया इसको, आपको एक एक लाइन पढ़ा रहे हैं तो छूट नहीं रहा, इस वजह से बड़ा टाइम लग रहा है। अब 1221 में आपसे पूछा जाएगा किसका आक्रमण हुआ था भारत पर, मंगोलों का आक्रमण हुआ था। और ये बड़ी लड़ाकू जातियां थी मंगोल आक्रमण। 1221 चंगेज खां, 1221 चंगेज खां, चंगेज खां यानी कि मंगोल का आक्रमण होता है। और क्यों होता है मंगोल का आक्रमण, इसका एक और नाम जो मिलेगा तैमूचिन मिलेगा, तैमूचिन, तैमूचिन नाम इसका लिख लीजिए, तैमूचिन। और ये जो है एक जलालुद्दीन मंगबरनी थे। ध्यान देना, हमने आपको ख्वारिज़्म शाह की चर्चा की थी, गयासुद्दीन से लड़ाई होती थी, ईरान पर उसका पूरा कब्जा हो गया था। और इसी बीच में मंगोलों ने सिर उठाया, और जब सिर उठाया तो ये जो है मंगोलों ने पूरा चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, पर्सिया यानी ईरान को रौंद डाला, एकदम लूटते थे, पाटते थे, बहुत मतलब बीभत्स आक्रमण करते थे मंगोल, इनसे लोग बहुत डरते थे। ये मतलब जब युद्ध होता था उसमें जो मतलब काटते थे जैसे अपने विरोधियों को, उनको खा जाते थे, बहुत बर्बर थे, जनजातीय टाइप में थे। तो ये जो है चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, पर्सिया, पर्सिया का पुराना नाम, नया नाम, अरे भाई पर्सिया बताओ ना जल्दी, पर्सिया ईरान यानी कि पुराना फारस, ईरानी ना, जरथुस ईरानी। पारसी तो चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, पर्सिया, ईरान को रोक डाला। इस पर किसका कब्जा रहता था, ख्वारिज़्म शाह का, जो हमेशा गयासुद्दीन यानी गोरी के बड़े भाई से लड़ते रहते थे। याद आ रहा है कि नहीं, इसके पूर्व में हमने पढ़ाया है। तो इन सबको यहाँ रौंद डाला। जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का एक पुत्र था, ये जो है दूसरी तरफ भागे, जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह और इनका पुत्र मंगबरनी दूसरी भारत की तरफ भागा। समझ रहे हो कि अब मंगोलों से प्राण नहीं बचेंगे, प्राण बचाने के लिए भागते हैं। तो इन्हीं का एक पुत्र था जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज़्म शाह का पुत्र, इसका नाम था जलालुद्दीन मंगबरनी। यही पूछा जाता है, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते करते ये मंगोल कहाँ आ गए, सिंध नदी के तट पर पहुंच आए भाई। यही पूछा जाता है कि चंगेज खां जो आया वो क्यों आया भारत, जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए आता है। और यहाँ पर किसका शासन होता है, पूछा जाता सवाल, जब मंगोलों का यानी चंगेज खां यानी तैमूचिन का आक्रमण होता है, उसमें दिल्ली पर किसका शासन होता है, इल्तुतमिश का होता है। और जलालुद्दीन मंगबरनी इससे सहायता मांगता है। हाँ क्या मांगता है, क्या कहते हैं, शरणम, शरण मांगता है, शरणाम गच्छामि, क्या बोलते हैं, बुद्धम शरणम, संगम शरणम, धम्मम शरणम। हाँ तो कहता है कि संगम शरणम गच्छामि, तो कहते हैं रुको रुको अभी थोड़ा से ठंडे रहो, हम आपको ऐसे शरण नहीं देंगे जहाँ मेरे ही गर्दन पे तलवार लटक जाए। क्योंकि वह मंगोलों से लोग पूरी दुनिया भयभीत थी। अरे बताओ भाई, चीन, तुर्किस्तान, मध्य एशिया, पर्सिया सबको रौंद डाले थे चंगेज खां। और तो फिर वो जो है मंगबरनी को कहता है कि तुम वहीं आराम करो, सिंध के क्षेत्र में तुम आराम करो, मैं उचित निर्णय लेता हूँ। मंगबरनी भारत आया। ये जलालुद्दीन मंगबरनी कहाँ आ गया, भारत यानी सिंध क्षेत्र में आया। और वह जो है ये कहाँ पर आके सिंध नदी के किनारे खड़ा होता है। और जब खड़ा होता है तो इसका एक दूत जाता है। इसका दूत कौन, मंगबरनी का पुत्र मंगबरनी भागकर भारत आ गया था। इसके दूत आइनुल मुल्क
यह अपना दूत भेजता है किसके पास? दूत आइनुल मुल्क को, आइनुल मुल्क को कहाँ भेजता है? आइनुल मुल्क को किसके पास भेजता है? इल्तुतमिश के पास, कि आप हमारी मदद करिए, आप हमारी मदद करिए। और यहाँ पर यह जो है मंगवर्णी इससे मदद नहीं पाता है। आइनुल मुल्क जो दूत था, इल्तुतमिश दिमाग से काम लेता है और इसकी हत्या कर देता है। इसकी हत्या कर देता है, मंगवर्णी के दूत आइनुल मुल्क की हत्या कर देता है और शरण देने से इनकार कर देता है। जब शरण देने से इनकार कर देता है तो चंगेज कहाँ क्या होगा? क्या होगा? खुश होगा कि नहीं? हैप्पी है। चंगेज खां कहता है अब हमको सिंध क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, इल्तुतमिश मेरे साथ में खड़ा है। वहीं से वह वापसी करता है, लूटपाट करके अपना निकल जाता है। और इस तरह शरण देने से इनकार कर दिया, इसलिए मंगवर्णी सिंध का दक्षिणी भाग, लगभग मंगवर्णी वारिद शाह का पुत्र था, बहुत सारी सेनाएं भी उसके साथ थी। तो मंगवर्णी क्या करता है? सिंध का दक्षिणी भाग 1224 में लूट लेता है। कहता है ठीक, अब यहीं हम अपनी शक्ति मजबूत करेंगे। इसको तो जो इसको तो मार दिया था। नहीं मार फिर से पढ़िएगा। और ये भागता कैसे है? ये भाग जाता है, मंगवर्णी सिंध का दक्षिणी भाग 1224 में लूट कर पर्सिया चला गया। बात समझ रहे हो? अपने सरदार की यहाँ पर नियुक्ति कर दिया। इस प्रकार इल्तुतमिश ने राज्य की रक्षा की। तो मंगोलों से अपने राज्य की रक्षा कैसे की? कहीं कहीं किताब में मिलता है कि जलालुद्दीन को इसको सौंप दिया या हत्या की, लेकिन हमने कई किताब देखा तो पता चला कि इसके दूत की हत्या इल्तुतमिश के द्वारा की जाती है। और बाद में यह सिंध के आसपास के क्षेत्रों को अपने उसमें भी मिला लेता है, मंगवर्णी भी। कुछ दिन यहाँ रहता है, जब देख जाता है कि इल्तुतमिश का दबाव बढ़ रहा है तो ये भी यहाँ से लूटपाट कर भाग जाता है पर्सिया, फिर गुमनाम हो जाता है। उसके बाद जो है 1227 में पुनः कुबाचा पर आक्रमण किया। ऐसे सुन लीजिए बस, कौन 1227 में आक्रमण करता है कुबाचा पर? 1227 पर पुनः कुबाचा पर आक्रमण करता है इल्तुतमिश। उससे भटिंडा, सुरसती, उच्च मुल्तान पर अधिकार कर लिया, जितने भी क्षेत्र थे। कुबाचा भागकर सिंध में स्थित भक्कर के किले में छुप जाता है। कुबाचा भागकर सिंध के भक्कर किले में जाके छुप जाता है और अपने पुत्र बहराम मसूद को संधि के लिए भेजता है। किसके पास? इल्तुतमिश के पास भेजता है। इल्तुतमिश ने बहराम महमूद को बंदी बना लिया और बंदी बनाकर जो है बंदी बना लिया और अंत में विवश होकर कुबाचा कहाँ कूद जाता है? सिंध नदी में डूबकर मर जाता है। अब जाता है कि मेरे प्राण नहीं बचेंगे, आत्महत्या कर लेता है। सिंध विजय पूर्ण करने हेतु तो अपने प्रसिद्ध वजीर निजामुद्दीन जुनैदी को वहां पर नियुक्त कर देता है। इल्तुतमिश के एक वजीर का नाम था निजामुद्दीन जुनैदी। ये पूछा जाता है, इसको इसकी नियुक्ति कर देता है कौन? इल्तुतमिश, सिंध विजय के लिए। और यही जब उलेमाओं ने, इसकी एक कहानी मिलती है, 2 लाइन में सुन लीजिए फिर जाइए बंगाल बिहार अगले टाइम में पढ़ाएंगे। इसकी एक कहानी मिलती है कि जब उलेमाओं ने हिंदुओं के समक्ष मृत्यु या इस्लाम की पेशकश की। बात समझिए, जब उलेमाओं ने इल्तुतमिश के राज्य में कहा कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या तुम्हारी गर्दन अलग कर दी जाएगी, तब यही निजामुद्दीन जुनैदी ने एक शब्द कहा था कोटेशन में कि हाल ही में भारत में विजय प्राप्त हुई है। क्या प्राप्त हुई है? विजय प्राप्त हुई है। मुसलमान समुद्र में किसके समान है? बूंद के समान है। मुसलमान समुद्र में एक बूंद के समान हैं। और यह संभव है कि ये आदेश लागू करने पर सारे हिंदू आपस में एक हो जाएंगे और मिल जाएंगे और व्यापक स्तर पर गड़बड़ी पैदा हो सकती है। इसलिए मेरे महाराज उलेमा यह नसीहत अपनी वापस ले लीजिए। समझ रहे हैं? इसलिए इसकी सलाह को मानता है इल्तुतमिश और उसकी सलाह काफ़ी कारगर भी होती है। काफ़ी आज जो है निजामुद्दीन जुनैदी काफ़ी वीर पुरुष था, जैसे इसका पुत्र नासिरुद्दीन। इसलिए सिंध विजय भी बाद में यही करता है। थैंक यू वेरी मच।